जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग है संगीत की दुनिया का सरगमी रंग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, जीवन में अक्सर हमसे कहा जाता है कि एक रास्ता चुनिए और उसी पर चलिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये साबित कर देते हैं कि अगर जुनून सच्चा हो तो एक नहीं कई रास्तों पर एक साथ सफलतापूर्वक चला जा सकता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही बहुआयामी व्यक्तित्व मौजूद है जिन्होंने चिकित्सा और कला दोनों क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है। पेशे से एक प्रतिष्ठित पीडियाट्रिशियन जो वर्षों से नन्ही जिंदगियों की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन सफेद कोट के पीछे एक संवेदनशील कलाकार भी है, एक सिंगर, कंपोजर, लिरिसिस्ट और पोएट। 11वीं कक्षा में शुरू हुआ संगीत का सफर उन्होंने मैड्रास मेडिकल कॉलेज के म्यूजिक बैंड तक ले गया, जहां उन्होंने न केवल हिंदी बल्कि तमिल गीतों से भी श्रोताओं का दिल जीता। उन्होंने इंडियन आइडल के टॉप 100 कंटेस्टेंट्स में अपनी जगह बनाई, देश भर के कवि सम्मेलन में भाग लिया, भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त किया और अपनी कविता पुस्तक शायर तमन्ना प्रकाशित की, और आज अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स के माध्यम से यूट्यूब और विभिन्न म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर श्रोताओं तक पहुंच रहे हैं। सचमुच उनकी कहानी ये बताती है कि प्रोफेशन और पैशन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि जीवन के दो खूबसूरत स्वर हो सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अरुण शर्मा, पीडियाट्रिशियन, सिंगर, कंपोजर, लिरिसिस्ट, पोएट। डॉक्टर साहब, रेडियो के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपके सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच जो आपके इस मंच पर मुझे आने का मौका मिला। तो डॉक्टर साहब, तो ऐसा करते हैं, शुरुआत से ही कर लेते हैं, और शुरुआत आपके बचपन से करते हैं। कुछ अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, फॉर्मेटिव ईयर्स के बारे में बताइए। कैसे आपका बचपन किन परिस्थितियों में, कैसे किन वैल्यूज के बीच बीता, कुछ उसके बारे में बताइए। हाँ सर, हम लोग जो है बेसिकली मेरा जन्म जो है मथुरा के पास एक छोटा सा गांव है, वहां हुआ। आयरा खेड़ा नाम से गांव था। अच्छा। हम लोग जो है तो फैमिली सारी जो है विलेज से, सब गांव से थे। पापा का जो है गवर्नमेंट जॉब में था, यूपी गवर्नमेंट जॉब में जॉब थी उनकी। पापा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एज ए इंस्पेक्टर थे। अच्छा। तो हम लोगों का स्टार्टिंग का एजुकेशन गांव में हुआ। उसके बाद पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जो है जाकर के रहे। फिर 6th-7th क्लास से हम लोगों ने मथुरा शिफ्ट हो गए हम लोग। फिर मेरा उसके बाद की सारी एजुकेशन मथुरा में हुई। मथुरा में मैं सेंट पॉल्स स्कूल्स में रहा 10th तक। फिर मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा। और मेरी माता जी सरला शर्मा जी जो है वो एक हाउसवाइफ है। मेरी एक छोटी बहन है जो कि दिल्ली सेटल्ड है। तो हम छोटी सी 4 लोगों की फैमिली, मध्यम लोअर मिडिल क्लास, न बहुत ज्यादा पैसे, छोटी छोटी खुशियां हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती थी। बस यही जीवन, एक आम जीवन रहा सर। ये तो बहुत ही मजा आ गया। आप मथुरा के निवासी हैं, कृष्ण की नगरी के निवासी हैं, ये तो सुन के बहुत ही मजा आ गया आपकी बात का।
तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये डॉक्टर बनने का विचार कैसे मन में आया? क्या बचपन में सोच लिया था कि डॉक्टर ही बनना है, या बाद में धीरे धीरे ये विचार बनता गया और आप आगे बढ़ते गए इस लाइन में? एक्चुअली सर जो है क्योंकि बहुत ही माली हालत से थे हम लोग, जो है एक लोअर इकोनॉमिक स्टेटस मान लो हमारा था, तो हम जो है स्टार्टिंग में तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये डॉक्टर जैसा ड्रीम तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। तो जब 11th-12th में पहुंचे तो ऐसा लगने लगा कि हर कोई कुछ न कुछ अपेक्षाएं रखता है अपने बच्चों से, तो हमारे माताजी पिताजी ने भी कुछ अपेक्षाएं रखी और हमसे दोस्तों के थ्रू मुझे पता पड़ा कि जो है डॉक्टर बनने के लिए कोई एग्जाम होता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है, उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। बट क्योंकि हम कोई बहुत होनहार बच्चे नहीं थे शुरुआत से ही, तो ज्यादातर दोस्तों ने सबने यही कहा कि नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तो क्या है, जिले से कोई एक निकलता है साहब, आगरा से कोई एक निकलेगा, मथुरा से कोई एक, तो ये बस की बात नहीं है तुम्हारे। वो लोगों ने बहुत लैग पुलिंग करी कि जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर उस समय, उस दौरान जब सब लोग नेगेटिव शो कर रहे थे, उस समय ये बीज अंदर जो है पनपा कि नहीं, इन सबको मुझे रॉन्ग प्रूव करना है। तो जो है फिर उस दौरान एक ऐसा वाकया हुआ मेरे साथ में कि जो जीवन भर हमेशा याद रहता है मुझे, कि मेरा 11th में एडमिशन जो है, हम लोग केंद्रीय विद्यालय में जब लेने पहुंचे तो वहाँ के प्रिंसिपल जो थे, उन्होंने मेरा एडमिशन फॉर्म देखा और मेरे क्या 10th में जो है परसेंटेज काफी कम थे, 58% कुछ थे। अच्छा। तो मैंने जब एडमिशन फॉर्म में लिखा था साइंस बायोलॉजी लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जो है साइंस बायोलॉजी क्यों लेना चाहते हो? तो मैंने कहा कि सर मेरे को जो है डॉक्टर बनना है। तो उन प्रिंसिपल सर ने, वो मेरा फॉर्म मेरे साखों के, मेरे पिताजी और मैं बैठे थे, मुझे आज तक याद है वो जो लम्हा, उन्होंने मेरे सामने वो फॉर्म फाड़ा था और मेरे सामने मेरे ऊपर फेंक दिया था। वो जो है बोलते हैं कि इस परसेंटेज पे तो बेटा तुम जानवरों के डॉक्टर भी नहीं बन सकते, इंसानों के तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वो लम्हा था। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि जो है जानवरों का नहीं, अब इंसानों का ही डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। तो वहां से शुरुआत हुई सर इस चीज की। बहुत ही एक ट्रिगर था जो आपकी लाइफ में हुआ, और मतलब एक तरह से कुछ धन्यवाद उन हेडमास्टर साहब को भी देना चाहिए कि जो ऐसी बात कह दी आपको। बिल्कुल, मैं तो जब मेरा MBBS कंप्लीट हुआ था, मैं गया था। अच्छा। मैंने कहा एक बार उनका आशीर्वाद जरूर लूंगा, अगर काश उन्होंने उस दिन वो नहीं किया होता तो मैं यहाँ नहीं होता। अरे क्या 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 बढ़िया बात पे आपने शुरुआत कर दी। एक ऐसी घटना है जो हिला के रख देती है आदमी को, और बचपन के उस एज में अगर कोई ऐसा कर दे तो आपके हमेशा एक वो रह जाता है आपके दिमाग के अंदर बात। जी सर, वो भी मेरे पापा के सामने, और मेरी वो इंसल्ट सिर्फ मेरी नहीं थी, मेरे फादर की भी इंसल्ट थी। तो मुझको वो चीज 4 गुना चुभी की, जो है मतलब कि मेरे फादर को ऐसा लगा कि जो है क्या कहते हैं, ये पता ही नहीं क्या करेगा लाइफ में। सही बात है, सही बात सर। तो इस तरह से सर। बिल्कुल। तो आप ने संगीत की औपचारिक शिक्षा ली है क्या कभी, और फिर मेडिकल एंट्रेंस की भी तैयारी की? संगीत और इन दोनों को साथ लेके चलना कितना मुश्किल होगा उस टाइम? बचपन से ही आपको संगीत का शौक लग गया था, कैसे करते थे आप? एक्चुअली फिर जो है सर, मेरे को जो है एडमिशन बायोलॉजी मिली थी केंद्रीय विद्यालय में। मुझे वहाँ पे जो है, मेरे नंबर तो इस लायक थे नहीं, बट प्रिंसिपल सर ने वहाँ जो है बड़े बहुत ही हम्बल थे, बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, हम तुम्हें दे देते हैं एडमिशन बायोलॉजी में, कुछ करके दिखाओगे तो। लेकिन तो उसके दौरान वहाँ मैं बायोलॉजी ली, लेकिन स्कूल में भी थोड़ा जो है, जब एकेडमिक्स चालू हुई, क्लासेस चालू हुई, तो जो है संगीत की जो तरफ मेरा रुझान बढ़ा, स्कूल की तरफ से आया पहले। फिर जो है मैं एक हमारे क्या कहते हैं, मेरी सिस्टर जो है वो संगीत सीखने जाती थी एक मैडम के पास, तो मैं उसको छोड़ने जाता था सिस्टर को। तो मैं वहां बैठ जाता था जो है छोटी सिस्टर के साथ में। तो वो आज भी याद है, मैम का नाम था वंदना मैम थी। वो अब वो संगीत सिखाती, मैं वहां बैठा रहता, सब बच्चे देखते। तो मेरे को उस दौरान
ऐसा लगा कि मैं भी गा सकता हूँ। तो मेरे अंदर वो रुचि पैदा शुरू हुई। तो फिर मैंने मैम से सीखना शुरू करा थोड़ा थोड़ा। तो उस दौरान मैंने एक थोड़ी सी बेसिक ट्रेनिंग संगीत में लेना शुरू करी। बट मीनवाइल जो है, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर बहुत था, तो बहुत ज्यादा उसमें जो है नहीं घुस पाया फॉर्मल ट्रेनिंग में। तो जो है, तो मैं खाली जितना समय मिल पाता था तो मैं उनके पास जाकर के जो है संगीत के बारे में जानता था। हाँ, तो ये एक तरह का संजोग ही रहा कि आप अपनी सिस्टर को छोड़ने जाते थे और वहाँ बैठे रहते थे। वही जैसे गुरु पढ़ा तो किसी और शिष्य को रहा है, लेकिन साथ में बैठ के कोई और भी सीख लेता है। यही हुआ सर, यही। हाँ, कुछ 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 बिल्कुल एकलव्य वहां से शुरुआत हुई थी संगीत के सफर की। बिल्कुल 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 एकलव्य जैसी बात हो गई। चलिए, तो डॉक्टर साहब, अब अपन ने संगीत की बात कर ली है, तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा माहौल को संगीतमय बना ही लेते हैं। आप अगर इस टाइम कंफर्टेबल हो तो हम एक कोई आपका कोई पुराना गीत या कोई भी एक गीत, उसका मुखड़ा अगर आप सुनाना चाहें तो सुनाइए। बिल्कुल स्वागत है आपका। जी जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ। यादों के साए में गुजरेगी जिंदगी, भूले से भूले ना यारों की बंदगी। लम्हे बीते लम्हे, लम्हे बीते लम्हे, कॉलेज का पहला दिन, वो जर्नी की शुरुआत आज भी याद है। दोस्तों से पहले मुलाकात, बातों ही बातों में चल पड़े साथ साथ। हॉस्टल रूम हो या चाय की थड़ी, मस्ती में भीगी तेरा। लम्हे बीते लम्हे, लम्हे बीते लम्हे, लम्हे बीते लम्हे। तो सर, ये गाना था मेरा लम्हे, मेरा पहला ओरिजिनल कंपोजिशन रिकॉर्ड किया था सर। मजा आ गया साहब। डॉक्टर साहब, ये तो हमारे यहाँ तो सब लोग आते हैं, थोड़े बहुत पुराने हिंदी के सॉन्ग सुनाते हैं। ये इस तरह से कंपोजिशन और किसी ने गिटार पे गा के सुनाया, तो हमें तो बहुत ही मजा आ गया। एकदम नई चीज हो गई हमारे रेडियो स्टेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जब ये पीछे लम्हों की बात चली है डॉक्टर साहब, तो ऐसा करते हैं कि कुछ पुराने अपने मेडिकल कॉलेज चेन्नई के किस्से भी तो कुछ होंगे आपके साथ में, कुछ यादें होंगी। और जब आपने ये गाना कंपोज किया होगा तो उससे जुड़ी कोई बात हो तो कुछ याद दिलाइए हमारे को। फिर आपके म्यूजिक बैंड के बारे में बात करते हैं। जी सर, जी सर। कॉलेज में तो जैसे ही हमारा सिलेक्शन हुआ था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में, तो उस समय काउंसलिंग के दौरान जो है सबका ये रहता है कि अच्छे से अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले जी। तो काउंसलिंग में जो है उस समय टॉप 3 में था मद्रास मेडिकल कॉलेज। इंडिया टुडे की एक मैगजीन में जो है एक रैंकिंग आती थी। जी जी। तो उसमें जो है, क्योंकि मेरी रैंक अच्छी थी, मेरा 734 कुछ रैंक था ऑल इंडिया में, तो मेरे को कॉलेज सारे अवेलेबल थे, मिल रहे थे मुझे साथ, लेकिन मेरे को था कि टॉप 3 कॉलेज में जाके पढ़ाई करनी है। तो उस समय बहुतों ने मना किया कि नहीं, वहां पे बहुत चैलेंजिंग रहेगा, लैंग्वेज डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट मुझे तो वो और ज्यादा वो मजा आ रहा था कि ये चैलेंज भी, और लाइफ में कम से कम इसी दौरान हम एक नई लैंग्वेज सीखेंगे फिर। तो सर, इस तरह से मैंने मद्रास मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। तो अब एडमिशन लेने के बाद में वहां पे थोड़ी सी स्टार्टिंग में तो काफी प्रॉब्लम्स रही, क्योंकि लैंग्वेज वाज अ इशू। दूसरा था इंग्लिश, हम बहुत अच्छी नहीं जानते थे, और वहां पे बिना इंग्लिश के काम ही नहीं चलता। सही बात है। तो लेकिन सो ऑल जो है, हमने सब चीजें सीखी सर। हमने चेन्नई में फिर जब
कॉलेज स्टार्ट हुआ तो तमिल में भी इंटरेस्ट आने लगा, धीरे धीरे इंग्लिश भी जो है सीख गए। लेकिन तमिल जो लैंग्वेज थी, लोगों को, बाकी मेरे मित्रगणों को जो है थोड़ा सा लगता था कि दे वाज फीलिंग प्रेशर की जो है उनको, यार ये तमिल और सीखनी पड़ेगी जब जा करके यहाँ रहेंगे। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे साथ कुछ ये था कि मुझे मजा आ रहा था तमिल सीखने में। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये पहले ही आ जाते यहाँ तो इतना अच्छा लग रहा था। तो अब उस लैंग्वेज को सीखने के साथ साथ ही जो है वहाँ कॉलेज के जो मैंने मेरे इस तरह के जो लड़के जो संगीत में रुचि रखते थे, क्योंकि उस कॉलेज में मेरे से पहले कभी कोई म्यूजिक बैंड नहीं था। ओके, अच्छा। जी सर। तो अब लेकिन चेन्नई में क्या होता था कि जैसे वहाँ इंट्रा चेन्नई और इंटर तमिलनाडु वाले पूरे जो मेडिकल कॉलेज होते हैं तो उनमें फेस्ट होते थे, तो उनमें कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो अब लेकिन हमारे कॉलेज से कभी कोई बैंड जाता ही नहीं था परफॉर्म करने के लिए। बाकी हम जब किसी कॉलेज के, जैसे चेन्नई में दो मेडिकल कॉलेज और हैं जो गवर्नमेंट के हैं, एक स्टेनले मेडिकल कॉलेज था, एक किलपाक मेडिकल कॉलेज। अब हम जब वहां जाते तो देखा हमारे कॉलेज की तरफ से कोई बैंड ही नहीं आता है। अच्छा। तो उस समय ये विचार आया मेरे कि जो है यार जो है कोई बात नहीं, मेरे को जो है तमिल का बहुत अच्छा नॉलेज नहीं, बट फिर भी कुछ गाने मैंने तमिल में सीखे और फिर मैंने अपने जैसे कुछ मित्रगण ढूंढे और मैंने एक बैंड बनाया। उसके बाद फिर हम जो है चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, कई जगह जो है क्या कहते हैं अपने कॉलेज की को रिप्रेजेंट करते थे बैंड के थ्रू जो है म्यूजिक फेस्ट में। डॉक्टर साहब गजब का काम किया आपने। देखिए पहली बात है कि आपने साउथ के कॉलेजेस का, मैं आई कैन अंडरस्टैंड दैट, वहाँ का थोड़ा सा एजुकेशन का स्टैंडर्ड तो हमेशा से अच्छा रहा ही है। एक तो वहाँ एडमिशन ले लिया, फिर आपने जाके वह तमिल सीख ली, विच इज नॉट एन इजी लैंग्वेज टू लर्न। मतलब वो कोई इजी लैंग्वेज नहीं है तमिल सीखना, और स्पेशली तमिल। मलयालम कुछ लोग सीख लेते हैं लेकिन तमिल नहीं सीख पाते। और फिर आपने उसमें गाने भी गा लिए और आपने म्यूजिक बैंड भी बना लिया और फिर कंपटीशन में भी जाने लगे। तो कितने सारे काम आपने कर लिए। मतलब आप तो बिल्कुल एक तरह से माउंट एवरेस्ट चढ़ गए वहां का। बहुत मुश्किल, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, मजा आ गया। तो तमिल भाषा में आपने गाने भी सीख लिए। तो एक तमिल टेलीविजन म्यूजिक चैनल पर भी आपका एक प्रदर्शन हुआ है, वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो कैसा एक्सपीरियंस? एक्चुअली सर वो कॉलेज फेस्ट से ही जो है मेरे को जो है एक टेलीविजन म्यूजिक शो था। तो हम लोगों ने कोई उसके लिए अलग से ऑडिशन नहीं दिया। हमारा कॉलेज का परफॉर्मेंस देख करके उस जो वहाँ पे जजेस आते थे तो उन्होंने जो है अप्रोच किया था मुझे कि आप जो है क्या कहते हैं एक हमारे शो में जो है तमिल गाना गाओगे क्या? मैंने डेफिनेटली, क्यों नहीं। एक जया टीवी करके वहाँ बहुत फेमस, बहुत फेमस है। तो उस पे जया उनके जो है वो प्रोड्यूसर थे, एक प्रोग्राम आता था कोई सिंगिंग का। तो उस प्रोग्राम में जो है मेरे को जो है एक बार गाना गाने का मौका मिला था जो है। तो मैंने वो जीवन भर याद रहेगा, वो मैंने तमिल गाना गाया था टेलीविजन पे। तो ऐसा करते हैं, आपसे बाद में एक हिंदी गाना सुनते हैं। कुछ हमें एक तमिल गाने की लाइन आप कैसा गाते थे कुछ सुना सकते हैं क्या आप? हल्का सा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, एक दो लाइनें याद है मुझे। सुनाइए, थोड़ा मजा आएगा। क्योंकि हमारे इस शो में तमिलियंस बहुत जुड़ते हैं रेडियो पे। अरे वाह सर, वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो कोशिश करता हूँ सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। பூங்காற்றிலே உன் சுவாசத்தை தனியாக தேடி பார்த்தேன்। मैं अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। ये तमिल इसकी लाइनें आगे की याद नहीं आ रही सर। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात। तो चलिए यहाँ इस तमिल गाने पे और आपके म्यूजिक चैनल के नाम पे रुक के एक हम ब्रेक लेते हैं और एक अच्छा सा गाना आपका सुनते हैं, बढ़िया सा, और फिर आगे इस बातचीत को जारी रखते हैं। श्योर सर, श्योर सर। यादों के साए में गुजरेगी जिंदगी, भूले से
यारों की बंदगी, लम्हे बीते लम्हे, लम्हे बीते लम्हे। कॉलेज का पहला दिन, न्यू जर्नी की शुरुआत, आज भी याद है दोस्तों से पहली मुलाकात। बातों ही बातों में चल पड़े साथ साथ, हॉस्टल रूम हो या चाय की थड़ी, मस्ती में भीगी थी रात। लम्हे बीते लम्हे, लम्हे बीते लम्हे, लम्हे बीते लम्हे, लम्हे बीते लम्हे। कोई भी हो फेस्टिवल, there was always celebration. बीता ईयर मस्ती में, एग्जाम्स की नाइट की वो टेंशन, जूनियर हो या सीनियर, ये दिल फिदा हर हसीन पर। एक बार मुड़ के जो देखे कभी, रहते थे ना हम ज़मीन पर। लम्हे बीते लम्हे, लम्हे बीते लम्हे, लम्हे बीते लम्हे, लम्हे बीते लम्हे। हाँ, वेलकम बैक डॉक्टर साहब। तो अब आते हैं एक और आपके जीवन के बहुत ही बड़े संगीतमय अनुभव की तरफ, विच इज इंडियन आइडल। इंडियन आइडल के मंच, प्रतिष्ठित मंच तक पहुंचना बहुत गायक का सपना होता है और कोई आसान काम भी नहीं है। तो ये इंडियन आइडल की जर्नी आपकी किस तरह से शुरू हुई, ये कैसे किया आपने? जी सर, मैं उस समय था सेकेंड ईयर एमबीबीएस में, तो इंडियन आइडल 2 उस समय स्टार्ट हुआ था ऑडिशन। ओके। तो हमारा सेकेंड ईयर एमबीबीएस में ये जो प्रॉप होता है हमारे, क्या 1.5 ईयर्स का होता है वो प्रॉप। अच्छा। तो एग्जाम भी लेट होते हैं। हमारा सेकेंड ईयर शुरू ही हुआ था उस समय। तो जो है उस समय ये इंडियन आइडल ऑडिशंस की डेट आई, तो जो है उस समय चेन्नई में ऑडिशन नहीं था उसका। तो हमने मुंबई के लिए फिर जो है डेट और वो थी, टिकट बुक कराई और बिना घर बताए हम मुंबई पहुंच गए। ओके। तो सर वहाँ जो है क्या कहते हैं, पहुंच रहे रात को पहुंचे थे, और सुबह जहाँ जो ऑडिशन का जो स्टेडियम था, वो ऑडिटोरियम, वहां जाकर के देखा तो वहाँ जो लाइन थी वो मतलब कि लोग एक दिन शाम से, मतलब अगले दिन सुबह और 24 घंटे पहले से लाइन में लगे हुए थे लोग। अच्छा। और तो फिर हम लोग रात को वहां जाके लगे लाइन में, और अगले दिन जो सुबह ऑडिशन टाइम स्टार्ट होना था, जब तक तो वो सारी लाइन एक स्टेडियम में घुमानी पड़ी। इतना रश मैंने लाइव में नहीं देखा था किसी ऑडिशन के लिए जो है। अच्छा। तो सर उसमें फिर जो है सर, एक्चुअली क्या होता है कि जब ये ऑडिशंस में स्टार्टिंग के राउंड जब नंबर आए, तो आदमी सोचता है कि जब टीवी में देखते हैं कि अन्नू मलिक हैं, सोनू निगम जी बैठे हैं, तो सीधा उन्हीं से शुरुआत होती है। ऐसा नहीं होता। एक स्टार्टिंग के राउंड्स में तो काफी अननोन जो है जजेस होते हैं, जो कि फेमस नहीं है, संगीत के जो है ज्ञाता लोग हैं, वो लोग एक बेसिक सा स्क्रूटनी कर देते हैं। तो पहले वो राउंड हुआ एक, उसके बाद में फिर जो है हमें शाम तक बिठाया। फिर जो है अगले शाम को फिर एक और राउंड था जो उसमें सेलेक्ट हुए थे। फिर अगले दिन जो है फिर एक दिन ब्रेक था, 1-2 दिन, फिर हमें वहीं पे ही होटल दिया गया रुक के, जो लोग सेलेक्ट हो गए थे जो है।
फिर फिर हमारा जो है टॉप 100 जो है, मैं जब पहुंचा था तब सारे इंडिया से उन्होंने फिर कंटेस्टेंट बुलाने शुरू कर दिए थे जो सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद हमें फिर हमारे टॉप 100 में जब सारे हो गए थे, उस दौरान फिर जो है अनु मलिक जी, सोनू निगम जी और अलीशा चेनॉय थे उस समय जज थे। अच्छा अच्छा। तो उस दौरान फिर उनसे हमारी मुलाकात हुई, हम लोग उनसे मिले, उन्होंने बेसिक सारी बातें बताई किस तरह गाना है। उस दौरान जो है काफी अलग अलग लोगों से और संगीत के इतने धुरंधर लोगों से जो है मुलाकात हुई। उस समय बड़ा टेंशन भी हुई, यार हम तो कुछ भी नहीं है लोग तो मतलब दिन रात बस म्यूजिक ही म्यूजिक कर रहे हैं, हम लोग तो जो है कहाँ है, उनके सामने तो कहीं डरते ही नहीं हम। लेकिन फिर भी अपना जो एक जुनून अलग था कि भाई नहीं करना है, कुछ करना है जरूर। तो जो है उस दौरान जो है फिर एक राउंड में मैं बाहर निकला था जब टॉप 50 के लिए सिलेक्शन हो रहे थे। तो उसमें अनु मलिक जी ने मुझसे सवाल पूछा था कि जो है कि अरुण आप ये बताओ कि आज आपको मेडिसिन और संगीत में से एक चीज चुननी है तो क्या चुनोगे, वो आज ही डिसाइड करो। तो अच्छा। सर अब जो है मेडिसिन, और उस समय मैंने बोल दिया सर मेडिसिन के लिए तो मैंने दिन रात मेहनत करी है, कैरियर है वो मेरी लाइफ का, म्यूजिक मेरा पैशन है। तो पैशन के लिए मैं उसको नहीं छोड़ूंगा सर, बहुत मेहनत करी है, पैशन मेरा पैशन कंटिन्यू कर सकता हूँ कैसे भी। तो उस दिन मेरे को बाहर कर दिया गया था इंडियन आइडल से जो है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मतलब खैर जवाब तो आपने सही दिया, लेकिन ये भी एक रीजन उनके दिमाग में रहा हो कि ये पूरी तरह संगीत को समर्पित नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो खैर बाद में भी जो सब तरह के लोग जाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन आपने माहौल बड़ा अच्छा बताया है इंडियन आइडल का। तो कुछ और इंडियन आइडल में किस तरह से ये सब कराओके पे ही होता है वहाँ ये गाना, या लाइव ऑर्केस्ट्रा चलता है जब आप वहाँ अपना ऑडिशन देते हैं, क्या होता है? नहीं कैरियोके तो बिल्कुल नहीं होता सर वहाँ पे। अच्छा। लाइव होता है सब कुछ, बहुत ज्यादा म्यूजिशियंस नहीं होते। एक जो है मोस्ट ऑफ द टाइम 3 ही लोग होते थे, एक पियानो पे जो है सिंथेसाइजर पे, एक जो है गिटार और एक जो है ड्रम्स बीट्स के लिए। वो जो पैड आता है पैड पर। अच्छा। तो उसी पर ही ज्यादातर स्टार्टिंग के जो राउंड्स होते थे। ये जो अपन देखते हैं पूरा बैंड के साथ में जो टीवी पे जो आता है, ये तो टॉप 20-30 में जब आ जाते हैं, जब शुरू होता है ये लाइव टेलीकास्ट, तब शुरू होता है। ओके। कोई ऐसी यादगार, कोई ऐसी सीख या कोई अनुभव इंडियन आइडल से रिलेटेड, आप जब इन लोगों से बात करते थे जजेस से या अपने साथियों के साथ, कोई ऐसा रहा कोई जो अभी भी आपको याद आ जाता है और हंसी आ जाती है उस बात पे याद करके? काफी किस्से रहे सर जो है उस दौरान जो है। लेकिन जो मैंने सीखने वाली चीज ये थी कि जो है वही जो जब मैंने एमबीबीएस के लिए जब अपन मेडिकल की प्रिपरेशन करते थे, तो हमारे जो सर थे कोचिंग में, तो उनका एक दादा बेटा की जो है ना, बीच के लोगों को कुछ नहीं हासिल होता है ना, या तो आपके अंदर जो है जुनून है तो आप हासिल कर पाओगे, और अगर जुनून नहीं है, सिर्फ कई लोग क्या यहाँ मैं देख लेता हूँ एग्जाम दे के हो गया तो डॉक्टरी कर लेंगे, वो नहीं होगा। तो वो चीज भी मैंने सेम चीज वहां देखी कि संगीत में जुनून चाहिए, जुनून, आपको पीछे नहीं हटना है। अगर जुनून है तो आप कुछ भी कर जाओगे, जुनून नहीं है, सिर्फ जो है क्या कहते हैं लेट्स सी, तो वो लेट्स सी वाला सीन नहीं होता। बिल्कुल बहुत बहुत गहरी बात कही डॉक्टर साहब आपने आज, क्योंकि ये संगीत एक ऐसा महासागर है, पूरी जिंदगी निकाल दी है इसमें क्लासिकल सिंगर्स ने, और उनको अगर आप देखो तो एक महासागर है जिसमें लोग चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। नो डाउट बहुत संगीत तो एक गजब का ही है। मैं तो अभी भी, अब यहाँ जयपुर में हर रोज कोई नए प्रोग्राम होते रहते हैं, लोग गाना गाते हैं, हर तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, और बढ़ती जा रही है, भीड़ भी बढ़ती जा रही है। नो डाउट सर, बिल्कुल बढ़ती जा रही है, बिल्कुल। चलिए, फॉर मी एक्चुअली म्यूजिक इज नॉट जस्ट क्या कहते हैं कोई एक कला नहीं है। मैं तो एक्चुअली म्यूजिक को एक तरह से मेडिटेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि आदमी जितना म्यूजिकली इन्वॉल्व है ना, वो काम अपने आप को अपने कंट्रोल रहता है उसका अपने ऊपर। तो चलिए रुक के यहाँ फिर एक आपका गाना सुनते हैं और इस बातचीत को आगे जारी रखते हैं। इतनी बढ़िया इंडियन आइडल की बातें आपने हमें हमारे साथ शेयर कर दी हैं। फिर एक गाना सुनते हैं आप। जिंदगी
तू बता क्या इरादा तेरा, कुछ तो दे जवाब तू। मैं ही क्यों, 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 मैं ही क्यों। जिंदगी तू बता क्या इरादा तेरा, कुछ तो दे जवाब तू। मैं ही क्यों, 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 मैं ही क्यों। ढूंढने जब चला खुशियों वाले में पल, हर जगह ही गम मिला, कुछ तो है दरमिया। सुनी जो उसकी दास्तां वो साथ मेरे हो लिया, कि देखने जो भी छुपा है अगले मोड़ पे। जिंदगी तू बता क्या इरादा तेरा, कुछ तो दे जवाब तू। मैं ही क्यों, 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 मैं ही क्यों। सोच कर मैं थक गया मुश्किलों का फलसफा, राज जो है गुमशुदा रास्तों में ही छुप रहा। कि दौर जो भी चल रहा है उसको जीना सीख ले, कि छोड़ दे ये पूछना खुद से सवाल तू। जिंदगी तू बता क्या इरादा तेरा, कुछ तो दे जवाब तू। मैं ही क्यों, 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 मैं ही क्यों। जिंदगी तू बता ना ना ना, कुछ तो दे जवाब तू। मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। हाँ डॉक्टर साहब, तो वेलकम बैक। अब आते हैं थोड़े से आपके प्रोफेशन के बारे में। पोस्ट ग्रेजुएट और पीडियाट्रिक्स में स्पेशलाइजेशन के दौरान संगीत के कुछ समय के लिए आपको पीछा रखना पड़ा होगा, तो वो दौर कैसा रहा होगा आपने जब बिल्कुल ही अपने इसकी तैयारी शुरू की स्पेशलाइजेशन की? जी सर, वो भी बड़ा चैलेंजिंग था। वो सारा दौर मेरा जयपुर आके ही शुरू हुआ था सर। ओके, अच्छा। एमबीबीएस किया, एमबीबीएस के बाद में फिर जॉब करी कई जगह। उस दौरान मैंने सीएम में रहा, मैं सीएमओ रहा, नोएडा में, दिल्ली में, चेन्नई अच्छा। में भी जॉब करी थी मैंने। अच्छा। तो मैं जयपुर में आफ्टर एमबीबीएस में मैं जूनियर रेजिडेंट रहा, यहाँ नारायणा विद्यालय से शुरुआत हुई थी। अच्छा 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 अच्छा। तो वह उसके बाद फिर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेक्शन हो गया था। तो मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ वो जो हुआ नागपुर से। ओके, तो अच्छा। जो है मैंने डीसीएच वहां से करा था फिर जो है। और लेकिन जब पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेक्शन तक मेरे से संगीत बिल्कुल पीछे हट गया था, क्योंकि मैं दिन रात सिर्फ, क्योंकि उस समय शादी हो चुकी थी। तो जो है उस समय ये था कि अब लाइफ में जब अगर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं मिली तो क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर गवर्नमेंट जॉब में कहीं रहना पड़ेगा बाहर, और मैं जयपुर छोड़ना नहीं चाहता था। तो जो है फिर, लेकिन जब पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेक्शन हो गया, फिर मैंने सोच लिया कि अब मेरे को अपना पैशन वापस से जिंदा करना है। और जो है फिर मैंने जो है संगीत की सारी चीजें दोबारा से जो है अपने आप को रिफाइन करा, रियाज शुरू करा प्रॉपरली। और
उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान में बहुत ज्यादा जो है म्यूजिकली कॉलेज में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि पढ़ाई का ड्यूटी टाइमिंग्स का बहुत प्रेशर होता था। मतलब 24 घंटे 38 घंटे 36 घंटे हम सिर्फ ड्यूटी पे ही रहते थे, तो वो उस दौरान तो पॉसिबल नहीं है सर। जब रेजिडेंसी की बात होती है बहुत। राइट सर। तो उसके बाद जब खत्म हो गया, उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है दौर शुरू हुआ मेरा यहाँ जो है जॉब के साथ साथ फिर मैंने जो है अपना लिखने का जो शौक था उसको मैंने सोचा। मैं एक्चुअली क्या था कि मैं पुराने गाने जब गाता था कहीं पे, तो हर कोई क्या होता था कि आपको वॉइस को उस पुराने सिंगर से कनेक्ट करता है जी। अरे किशोर जी ने गाया है तो वो किशोर जी का अच्छा था, या आप वो तो लीजेंडरी सिंगर्स हैं वो लोग, तो उनसे कंपैरिजन कर ही नहीं सकते थे अपन लोग उसका। लेकिन उस दौरान फिर मैंने सोचा कि मैं लोगों को अपनी आवाज के गाने खुद की आवाज में अगर मान लो सुनाऊं जो मेरे लिखे हुए कॉम्पोजिशन है, तो फिर मैंने गाने लिखने शुरू करे थे। कॉलेज लम्हे जो मेरा पहला गाना लिखा था कॉलेज की यादों को लेकर के, और वो मैंने किया, वो काफी पसंद किया लोगों ने। यह है उसके बाद सिलसिला चलता चला, फिर मैंने अभी इस समय 11 सॉन्ग्स रिलीज हो गए मेरे सारा भी। अरे वंडरफुल। तो चलिए ऐसा करते हैं कि एक अपना कंपोजिशन कोई सुनाइए, आप एक मुखड़ा सुनाइए भले ही, फिर हम आपका वो वाला गाना भी सुनेंगे रिकॉर्डेड भी। एक कोई मुखड़ा सुनाइए। जी सर मैं सुनाता हूँ। ये गाना जो मैं सुना रहा हूँ सर, ये अभी मेरा रिसेंट रिलीज्ड है, मैं ही क्यों। हाँ मैं क्यों राइट। जिंदगी तू बता क्या इरादा तेरा, कुछ तो दे जवाब तू, मैं ही क्यों 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 मैं ही क्यों। जिंदगी तू बता क्या इरादा तेरा, कुछ तो दे जवाब तू, मैं ही क्यों 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 मैं ही क्यों। ढूंढने जब चला खुशियों वाले में पल, हर जगह ही गम मिला, कुछ तो है दरमियां। सुनी जो उसकी दास्तां वो साथ मेरे हो लिया, कि देखने जो भी छुपा है अगले मोड़ पे, जिंदगी तू बता। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए थोड़ा सा रुक जाते हैं और एक और गाना सुनते हैं आपका, और फिर हम बातचीत को जारी रखते हैं। भूलिए जब जब बरसात आती है, मेरी बेचैनी को मिले चैन, जो इस दिल को तू याद आती है। गुजरता हूँ मैं जब भी उन राहों से, खुशबू आती है तेरी, छू के जाए मुझे, तू याद आती है, तू याद आती है, तू याद आती है, तू याद आती है। देखा था जब से तुझको पहली दफा, मांगते हैं तब से तुझको जाने ये खुदा। देखा था जब से तुझको पहली दफा, मांगते हैं तब से तुझको जाने ये खुदा। प्यार मेरा ना रब्बा अधूरा रहे, मर जाएंगे जो तुम मेरे ना हुए। तू याद आती है, तू
अदाएं तेरी वो तेरा पलकें झुकाना, सिखाया था तूने ही तो हमें मुस्कुराना। हो अदाएं तेरी वो तेरा पलकें झुकाना, सिखाया था तूने ही तो हमें मुस्कुराना। बुनते हैं ख्वाबों में अब तेरा ही फसाना, दीवाना तेरा हो जाना दिल से कहे। तू याद आती है, 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 तू याद आती है। हाँ डॉक्टर साहब, अब आते हैं आपके एक और दूसरे पैशन की तरफ, जो इसमें आपने भी बड़ी महारत हासिल कर ली है एज ए यूट्यूबर। तो 2018 में आपका पहला, जैसे अभी आपने बताया, ओरिजिनल सिंगल लम्हे ये एल्बम रिलीज हुआ, लम्हे, जिसने आपने स्वयं लिखा है, कंपोज किया है और गाया है। तो वो कैसा लम्हा था जब पहली बार आपने इसको किया, और क्या किसी ने कोई प्रेरणा दी आपको कि आप करो इस तरह से, पहला गाना अपना कंपोज भी करो, लिखो भी और गाओ भी? एक्चुअली सर जो है लिखने का जो प्रेरणा थी, ये सडनली जो है मेरे अंदर, ये काफी समय पहले मैंने क्या शायरियां लिखना शुरू करा था जी। तो वो हो गई, बात होगी जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो उस समय बस ऐसे ही कुछ लाइनें अगर मन में आई तो लिख दिया। तो जो एक शुरुआत थी, धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। फिर जो है कुछ एक शायरी लिखी, फिर 2, फिर 4, ऐसे करके मैं एक अपनी डायरी में शायरियां लिखता चला गया। लेकिन कुछ पता नहीं था कि ये शायरियां कहाँ लेके जाएंगी, कुछ पता नहीं था इनका क्या होगा। लेकिन जो है एक यूं ही जो है एक मंच मिला मुझे चेन्नई में वाइल MBBS जो है एक प्रोग्राम में ही एक कवि आए थे, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने कुछ कविताएं सुनी, तो उन्होंने कहा कि जो है यार आप आओ हमारे साथ भी कवि सम्मेलनों में जोड़ो। उस दौरान मैंने जो है एक शुरुआत में 1-2 कवि सम्मेलन करे, उसमें जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो फिर मेरे अंदर वो और अच्छा लिखने की जो है इच्छा जागृत हुई। अब चेन्नई में ही जो है मेरे को एक मौका मिला, एक एक्चुअली नेशनल कवि सम्मेलन का एक था। अच्छा। उन्होंने, लेकिन उनका एक टॉपिक था, उन्होंने कहा कि इसमें जो विनर होगा उसको प्राइज मिलेगा। उन्होंने कहा था भ्रूण हत्या पर लिखना है आपको। अच्छा अच्छा। तो उस दौरान एक मैंने कविता लिखी थी भ्रूण हत्या पे, और वो मैंने ताज चेन्नई में था वो प्रोग्राम, और काफी अच्छे जज थे उसमें, काफी बड़े बड़े कवि आए थे, हास्य कवि जो थे उसमें काफी फेमस है, जो क्या नाम है, शर्मा, महेंद्र शर्मा है, सुरेंद्र शर्मा जी, उनसे बहुत ही करीबी से मुलाकात हुई उनसे जो है। उन्होंने मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी, बेटा तुम्हारी उम्र में तो हम फूल पत्तियों पे लिखते थे, तो इतने सीरियस इशू पे कैसे लिख रहे हो? तो वो बड़ा वाकया आज भी याद रहता है। तो उस कवि सम्मेलन में सर मैं विनर रहा था, मुझे जो है अच्छा गोल्डन ट्रॉफी और काफी उनके हाथों से वो सम्मान मिला था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी सर। तो कुछ देखिए, आपको शेर व शायरी का शौक है, शेर व शायरी का शौक मुझे भी है, तो कोई शेर व शायरी या कोई छोटा सा अगर कुछ सुनाना चाहें आप तो एक। जी सर, बिल्कुल वो भी हो जाए। बिल्कुल, एक कवि से पूछना ही नहीं है, तैयार रहता सब। बहुत बढ़िया, बिल्कुल स्वागत है, इरशाद। जी सर। तो अर्ज किया है सर कि जलता हूं अगर तो जरूरी नहीं कि दिया हूं मैं। वेरी गुड। जलता हूं अगर तो जरूरी नहीं कि दिया हूं मैं, लड़खड़ाया हूं अगर तो जरूरी नहीं कि पिया हूं मैं। लड़खड़ाया हूं अगर तो जरूरी नहीं कि पिया हूं मैं, क्या खबर थी कि हाले जिंदगी एक रोज इस कदर हो जाएंगे। क्या खबर थी कि हाले जिंदगी एक रोज इस कदर हो जाएंगे, कि जिंदा तो हूं मगर
जरूरी नहीं कि जिया हूँ। अरे वाह वाह, बहुत जिंदा बढ़िया। हूँ मगर जरूरी नहीं कि जिया हूँ मैं। वाह, Thank you, जिंदा तो हूँ मगर जरूरी नहीं कि जिया हूँ मैं। वाह, क्या बात है, बहुत you so बढ़िया। much, ये तो हमें पता नहीं था, नहीं तो हम तो एक प्रोग्राम आपके साथ शेर व शायरी का ही कर लेते। बहुत मजा आ गया। आप तो मल्टी टैलेंटेड है, आप गाते भी हैं, कंपोज भी करते हैं, शायरी भी करते हैं। तो Thank आप you ये so थोड़ा much. सा अपने YouTube चैनल के बारे में बता दिए। इतने म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आप ओरिजिनल सॉन्ग हाँ, रिलीज कर, तो अब ये जो प्रोसेस होता है एक गीत के जन्म से लेकर उसको रिलीज तक का, ये प्रोसेस कैसे होता है, ये किस तरह से चलता जी है? जी सर, एक्चुअली मैंने मेरे YouTube चैनल जो है, 2 YouTube चैनल्स हैं। एक तो मेरे नाम से बनाया मैंने, अरुण शर्मा नाम से। जी। एक मैंने बनाया था म्यूजिक रिकॉर्ड्स, एक लेबल जो है मैंने उसको असाइन करा, एक लेबल के थ्रू उसको बना करके उस पर डालता हूँ फिर मैं। अच्छा। तो इसमें ये होता है कि जैसे कुछ गाने जो है मैंने, जैसे मैंने अभी एक गाना लिखा था और वो गाना बहुत अच्छा चला, जो है काफी सारी एनजीओ ने उसको यूज करा है, मैं भी पढ़ूंगी ओ माँ। ओके, अच्छा। तो वो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पर था। तो और उसको जब मैंने कंपोज किया तो वो जो गाया है एक लड़की थी मुजफ्फरनगर, इरम फातिमा। अच्छा। तो उन्होंने गाया इस गाने को, और वो गाना बहुत सुर्खियां बटोरी हैं उस गाने ने, काफी जो है पेपरों में उसका वो रहा। और वो गाना, इस तरह के गाने जो मैं जैसे कोई दूसरे सिंगर्स में रहते हैं तो वो मैं अपने लेबल के थ्रू रिलीज करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ एक्चुअली क्या होता है सर इसमें, जैसे मान लो अपना आपने कॉम्पोजिशन अपन ने रेडी किया है, गाना कैसे बनता है, कॉम्पोजिशन हमने जैसे दिमाग में आई, धुन आई, धुन के हिसाब से फिर अपन ने लिरिक्स आए, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट होता है फील, कि वो आप किस दिशा में जा रही है वो फील उसकी। तो इस तरह ये गाना जैसे रेडी होता है, फिर हमारा क्या है कि जैसे उस गाने को आपने प्रोडक्शन करवाया, म्यूजिक प्रोडक्शन से प्रोडक्शन करके डबिंग हुई, डबिंग करके वो मिक्स मास्टर होके रेडी हो गया। अब इसमें रिलीज जैसे सारे 2 चीजें होती हैं कि यूट्यूब पर डाल दो, एक होता है कि वो गाना सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी बजे। ओके। तो उसके लिए क्या होता है कि आजकल, पहले बहुत डिफिकल्ट होता था बट इट इज नॉट डिफिकल्ट नाउअडेज। अभी तो आराम से अपन, जैसे क्या होता है कि कुछ कंपनीज हैं जो कि आपसे एनुअली कुछ चार्ज लेती हैं, 3-4 हजार रुपए एनुअली लेती हैं, और आप उनको उनकी साइट पर सारा डिटेल शेयर करना होता है, हमारा ऑडियो डालना है, अपना सॉन्ग का नाम, टाइटल पूरा क्लियर करके, और वो सारा काम वो करती हैं। वो आपके ऑडियो को सारे प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाएंगी, और साथ में उस की स्ट्रीमिंग से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आप तक जो है आपके अकाउंट में पहुंचाएंगे। अच्छा अच्छा। जी, तो ये आजकल जो है ट्यून कोर है, डिस्ट्रोकिड है, कई बड़े बड़े कंपनीज हैं जो कि आजकल इसी वजह से आजकल ये आसान हो गया है कि अपन को गाने बना करके अपन सारी दुनिया तक पहुंचा देते हैं। ये है, और सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये सर। ये तो बहुत नई चीज पता लगी डॉक्टर साहब मेरे को। तो ये आपका मतलब है बेसिकली ये सब प्रोफेशनलाइज हो गया एक तरह से सारा? यस सर, प्रोफेशनलाइज हो गया है सारा मामला। जी सर, जी सर। तो नए लोगों को बड़ा चांस मिल रहा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी, इसमें सिर्फ लगातार करते रहे, लगातार करते रहो, आप ये इम्पोर्टेंट। आप गैप नहीं दे सकते। बिल्कुल सही। ना 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 ना, ये है जी सर। तो चलिए यहाँ एक रुक के एक आपका हम रिकॉर्डेड गाना और सुनेंगे, और फिर उसके बाद आखिरी सवाल। जी सर, जी सर। समय कैसे जा रहा है पता ही नहीं लग रहा, पता ही नहीं। अब ये बहुत काफी टाइम हो गया अपने को बात करते हुए और मुझे लग रहा है कि बहुत कम बातें कर पाए हम समय सीमा की वजह से। अदरवाइज लगता तो अब 2-3 घंटे बैठ के बात करते रहते हैं, ऐसा लगता है। चलिए रुक जाते, एक गाना सुनते हैं फिर। थैंक यू सर। मैं भी पढ़ूंगी ओ माँ, जग से लड़ूंगी ओ माँ, खुशियों से तेरी मैं झोली भरूंगी, तेरे ख्वाब अधूरे मैं पूरे करूंगी, तेरी पूजा करूंगी ओ माँ, मैं भी पढ़ूंगी ओ माँ।
से भाई की उंगली पकड़ कर चाहूंगी मैं उसको खुद से भी बढ़कर। तेरी सेवा करूंगी ओ माँ, मैं भी पढ़ूंगी ओ माँ, खुशियों से तेरी मैं झोली भरूंगी, तेरे ख्वाब अधूरे मैं पूरे करूंगी, तेरी पूजा करूंगी ओ माँ, मैं भी पढ़ूंगी ओ माँ। हर रोज लाड़ों से हमको खिलाना, खाए बिना तेरा भूखे सो जाना, छत से टपकता था बारिश का पानी, सुनाती थी फिर भी तू हमको कहानी, तेरा संघर्ष न भूलूंगी माँ, मैं भी पढ़ूंगी ओ माँ, खुशियों। हाँ डॉक्टर साहब, तो वेलकम बैक। तो अब ये जैसे मैं ही क्यों, आपका जो नवीनतम गीत है ये काफी इसको पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो अभी जी सर। बताइए आगे आपका क्या प्लान है, कुछ और क्या आने वाला है आपकी तरफ से अपने जी प्रशंसकों सर, को? अभी मैंने मेरे पास में अभी एट प्रेजेंट करंटली करीबन 7 to 8 सॉन्ग्स रेडी हैं, सब ओहो। रिलीज होंगे। अच्छा, यस सर, इसमें हर महीने एक गाना निकालने का प्लान है बस अब इसमें मेरा। तो सबसे अभी रिसेंट में जो है एक मैंने अभी बहुत अच्छी गाना लिखा है, परिंदा। अच्छा, परिंदा गाना जो है वो मतलब वो गाना मेरे काफी सोल के क्लोज है वो। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि मैं हॉस्पिटल के साथ साथ क्या एक एनजीओ भी चलाता हूँ। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। जी सर, तो जो है सब ह्यूमन एंड लव नेचर फाउंडेशन नाम से एनजीओ है वो। तो उसमें जो बच्चे हैं उन बच्चों को कास्ट करूंगा मैं, और कुछ बच्चों की जिनकी जिंदगी हमने सच में बदली है उनको, उनकी स्टोरी को उस गाने के थ्रू दिखाना चाहूंगा मैं। तो वो मेरे को उम्मीद है कि वो गाना काफी लोगों के दिलों तक पहुंचेगा। चलिए बहुत बढ़िया, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू तो सर, थैंक यू सर, और ये एनजीओ भी चला रहे हैं आप, इतने सारे काम एक साथ कर रहे हैं, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर अरुण शर्मा जी, आपकी यात्रा हमें सिखाती है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती, जुनून को कभी त्यागना नहीं चाहिए। चाहे मेडिकल कॉलेज के दिन हो, इंडियन आइडल का मंच हो, कवि सम्मेलन का संसार हो, या ओरिजिनल म्यूजिक की रचनात्मक दुनिया, आपने हर मोड़ पर अपने भीतर के कलाकार को जीवित रखा है। मुझे विश्वास है आपकी कहानी हमारे श्रोताओं, विशेषकर युवाओं को यह प्रेरणा देगी कि जीवन में सफलता केवल एक पहचान बनाने में नहीं, बल्कि अपनी सभी प्रतिभाओं को सम्मानपूर्वक जीने में है। रेडियो परिवार की ओर से हम आपके उत्तम स्वास्थ्य, निरंतर सफलता और आपकी संगीत एवं साहित्यिक यात्रा के लिए बहुत शुभकामना देते हैं। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू सो मच सर, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा आपके इस मंच पर आकर के सभी श्रोताओं के साथ जुड़ने में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक शख्सियत के साथ। नमस्कार दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा।